हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम पर की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि किस तरह से सेक्रेटरी नंदिता नक्श को जैसे ही सर कहती है वैसे ही हिरेन मोदी के चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं और फिर किस तरह से हिरेन मोदी नक्श के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर दें। अबे तू बहरा है क्या? जो मैंने तुझे कहा वो तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? प्रेरक को लगा कि अब सिचुएशन एकदम ठीक हो जाएगी और पूरी तरह से कंट्रोल में है। उसके बड़े पापा तो वैसे भी उसकी बात सुन ही रहे थे, इसलिए उसे अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ अब उसे लगने लगा था कि वो शक्तिमान है। अपनी अकड़ दिखाने के चक्कर में उसने नक्श का हाथ पकड़ लिया और उसे गुस्से की नज़र से देखने लगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि प्रेरक को दिल में ही तारे नजर आने लगे थे। नक्श ने अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल किया और प्रेरक के पेट में एक जोरदार लात मारी और इस वजह से वो भाई साहब सीधा जमीन पर ही गिर पड़े थे। साले यूजलेस इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अगर आज मैंने तुझे जान से नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी प्रेरक मोदी नहीं। वैसे तो प्रेरक आज किसी सुअर की तरह दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन उसकी अकड़ जाने का नाम नहीं ले रही थी। यंग मैन, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हो रही हो? ये बोलते हुए हिरन मोदी की आंखें आज बड़ी हो गई थी। अच्छा, ये आपको ज्यादा लग रहा है? जाइए जरा अपने स्टाफ से पूछिए कि इन भाई साहब ने मेरे साथ क्या किया था। क्या वो ज्यादा नहीं था? नक्श ने भी मोदी साहब को घूरते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि आज का ये मैटर पीसफुली खत्म होने वाला है, हिरेन मोदी ने स्टोर होते हुए कहा। ओह, तो अब तो मैं ये जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ कि आप इस मैटर को कैसे डील करने वाले हैं। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। अब मुस्कान के क्या मायने थे? बस बहुत हो गया। मेरी कंपनी में मैं किसी भी ऐसे लोग को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुम्हें अभी भी प्रेरक से माफ़ी मांगनी होगी और जिस तरह से तुम दोनों ने उसको नीचे दिखाया है, मेरे सामने उसका अपमान किया है, उसके लिए तुम्हें आज उसका कॉम्पनसेशन देना होगा, पूरे 50 लाख। मोदी साहब ने कड़क अंदाज में कहा। इसी बीच डायरेक्टर शर्मा ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मोदी साहब ने उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शर्मा, अब तू कुछ भी बोलने के काबिल नहीं है, मोदी साहब ने गुस्से से कहा। तुम अब इस कंपनी ग्रुप के मेंबर भी नहीं रहे। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाना पड़ेगा। डायरेक्टर शर्मा को इस तरह मार खाता हुआ देखकर नक्श के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया था। मिस्टर मोदी, आपकी ये हिम्मत कि आप अपने ही लोगों को इस तरह से मार रहे हो? तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? तुम्हारी भी तो हिम्मत हुई मेरे ही सामने मेरे भतीजे को मारने की, और तू अब मुझे ही सिखा रहा है? मेरे सामने आकर अकड़ दिखाएगा और मैं कुछ नहीं कहूँगा? ये मेरी कंपनी है, यहाँ सब मेरे हिसाब से है ये, और इसका मालिक मैं हूँ। यहाँ जो कुछ भी होगा उसे सिर्फ मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम लोगों को क्या करना है। और अगर तुम लोगों को आज यहाँ से जाना है तो 50 लाख रुपए देकर निकल सकते हो। मोदी साहब तो आप पूरे तरह से होश हवास में आ गए थे। बड़े पापा, इसे मार डालो, दर्द से छटपटाते हुए प्रेरक ने अपने बड़े पापा से कहा और जमीन से उठने की कोशिश की। ये बोलते हुए प्रेरक जमीन से धीरे धीरे उठा और जैसे तैसे प्रेरक जमीन से उठा, अपना फोन बाहर निकालते हुए उसने एक आदमी को कॉल लगाया। मिस्टर नैनीवाल, आप कहाँ पर हैं? मुझे किसी ने बेरहमी से मारा है। आप जल्दी से जल्दी कुछ गुंडों को लेकर मोदी ग्रुप पहुंचिए। मैं अपने 14 फ्लोर पर हूँ। ये बोलने के बाद प्रेरक ने कॉल कट कर दिया। तभी अचानक उधर अभी भी प्राची के साथ अनिका नक्श का इंतजार कर रही थी। उसका दिल काफी बेचैन था, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था और नक्श को गए हुए ऊपर काफी समय भी हो गया था। अभी तक कोई उसका अता पता नहीं था। ये सोच सोच कर अनिका का दिल घबराता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से नैनीवाल को कॉल करने के बाद प्रेरक ने भी जोश आ गया। आज मैं तेरी टांगें तुड़वा कर रहूंगा, वरना मैं एक बाप की औलाद नहीं। अबे तुझे देखकर लगता भी नहीं है कि तू एक बाप की औलाद हो। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी और साथ ही साथ नक्श ने मोदी खानदान की धज्जियां भी उड़ा डाली थी। नक्श की बात सुनकर प्रेरक का कलेजा उसके मुंह तक आ गया था। गुस्से से बिलबिलाते हुए प्रेरक नक्श की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो नक्श पर हमला करता, नक्श ने उसके
पेट पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और वो भाई साहब पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़े। नक्श भी अपने इस मूव को लेकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था। अचानक से उसमें बहुत ताकत कहाँ से आ गई थी। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मोदी साहब की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी थी। उसके बाद भी वो राउटर बन रहे थे। देखा आपने, कुछ इसी तरह आपने भी डायरेक्टर शर्मा को अभी थप्पड़ मारा था। बस मुझे सूद समेत वापस करना था और वो मुझे कर दिया। ये बोलते हुए नक्श के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले थे। नक्श की बात सुनकर डायरेक्टर शर्मा उसे देखने लगे थे। अंदर ही अंदर उन्हें लगने लगा था कि नक्श इतना सिंपल नहीं है जितना वो बाहर से दिखता है। नैनीवाल, कहाँ रह गए तुम? जल्दी से जल्दी ऊपर आओ, मोदी साहब ने जोर से चिल्लाते हुए फोन पर कहा और कॉल कट कर दिया। बाप रे, मुझे लगता है कि आप तो आज मेरी सारी जान ही निकाल डालोगे, नक्श ने भी सार्कास्टिक टोन में कहा। लड़के, तू सही सोच रहा है। या तो तू तेरी गलती की सजा मांग या फिर हम दोनों को कंपटीशन भरकर यहाँ से चला जा, या फिर तुझे अब मरना ही होगा। ये बोलते हुए हिरेन मोदी की आंखों में गुस्से की आंख दिखने लगी थी। और अगर मैं इन दोनों में से कुछ भी चूज ना करूँ तो? नक्श ने भी डिसएग्री होते हुए कहा। तेरे पास अभी ये दो ही ऑप्शंस है। जैसे ही हिरेन मोदी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, उसी समय अचानक से हिरेन मोदी के कैबिन का दरवाजा खुला और डायरेक्टर मोदी से यहाँ पर साइन लेना है, ये बोलते हुए एक लड़की कुछ लोगों के साथ कैबिन में बढ़ी। उस लड़की को देखकर मोदी साहब के चेहरे पर अचानक से स्माइल आ गई थी। अरे नंदिता जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भानुशाली ग्रुप का नया CEO इन दिनों ऑफिस नहीं आ रहा था और उसने कंपनी का सारा काम सेक्रेटरी नंदिता के ऊपर छोड़ दिया था। इस वजह से बेचारी नंदिता को अब हर जगह जाना पड़ रहा था और काम करना पड़ रहा था। हालांकि हिरेन मोदी अपनी कंपनी के बॉस प्रेसिडेंट थे, लेकिन भानुशाली ग्रुप में उनकी रेपुटेशन सेक्रेटरी नंदिता के बराबर भी नहीं थी। सेक्रेटरी नंदिता जैसी कैबिन में घुसी, उन्होंने हिरेन मोदी को नहीं देखते हुए सीधे नक्श की तरफ बढ़ी और बोली, सर आप यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलते हुए नंदिता हल्की सी झुकी। नंदिता, अभी आपने इसको क्या कहा? नंदिता के एक्शन को देखकर हिरेन मोदी शॉक्ड रह गए थे। नंदिता ने कड़क अंदाज में हिरेन मोदी को देखा और बोली, डायरेक्टर मोदी, ये भानुशाली ग्रुप के नए CEO हैं, शो सम रिस्पेक्ट। जैसे ही नंदिता ने अपनी बात बोलकर खत्म किया, वैसे ही मोदी साहब के चेहरे पर पसीने छूटने लगे थे। प्रेरक को भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। CEO? मोदी साहब पूरी तरह से पैनिक होने लगे थे। क्या बात है मोदी साहब? मोदी साहब के मुंह से सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, लेकिन मोदी साहब, मुझे भूलना नहीं चाहिए कि मेरे पास अभी सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं। या तो मैं आपसे प्रेरक से माफ़ी मांगूं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाऊं। अरे 50 लाख का कॉम्पनसेशन भी तो भरना है, उसे तो मैं भूल ही गया। नक्श के चेहरे की मुस्कान अब और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। नक्श की बात सुनकर मोदी साहब का पूरा शरीर कांपने लगा था। CEO सर, सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये बोलते हुए मोदी साहब गुस्से से प्रेरक की ओर घूरे जा रहे थे। अच्छा, अब मैं CEO हूँ तो आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, और अगर मेरी जगह कोई और होता तो आप तो उसे मरवा ही देते, नक्श ने भी कड़क अंदाज में कहा। मोदी साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। 1 मिनट बाद अचानक से मोदी साहब ने प्रेरक को चिल्लाते हुए कहा, अब उधर खड़ा क्या है? मेरी मैयत में आया है क्या? इधर अपने पेट और कमर दर्द को संभालते हुए धीरे धीरे प्रेरक नक्श की ओर बढ़ रहा था और बोला, CEO सर, सॉरी, मैं आपको समझ नहीं पाया। और तुरंत ही उसने अपना सर नीचे झुका लिया। हिरेन मोदी भी अब अपनी जगह से उठे और उसने प्रेरक के पैर पर एक जोरदार लात मारते हुए बोले, अब ऐसे ही देखता रहेगा या फिर CEO सर से माफ़ी भी मांगेगा? अब बड़े पापा की बात को तो भला न भतीजा कैसे नहीं मानता। तुरंत ही प्रेरक नीचे झुका और बोला, CEO सर, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नक्श ने पहले प्रेरक के एक्शन को नोटिस किया और उसके बाद मोदी साहब को देखकर घूरने लगा। जब मोदी साहब ने देखा कि नक्श उन्हें ही घूर रहा है तो हिरेन मोदी के अब एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे और उन्होंने प्रेरक को ऊपर की ओर उठाया और उसके चेहरे पर लगातार 2 थप्पड़ जड़ दिए। तुझे किसने हक दिया कि तू किसी को भी मेरी कंपनी से बाहर निकलवाएगा? मोदी साहब ने प्रेरक को लात मारते हुए कैबिन से बाहर निकालना चाहा। तू चाहता है कि CEO सर तेरे सामने नाक रगड़े? झूठे नालायक बेशरम, निकल यहाँ से। प्रेरक का चेहरा थप्पड़ खा खा के पूरी तरह से लाल हो गया था। थोड़ी देर तक तमाशा कुछ इसी तरह चलता रहा और उसके बाद जब मोदी साहब थक गए तो उसकी गहरी सांसें लेते हुए उनका शरीर कमजोर पड़ गया। अपने आप को संभालते हुए वो नक्श के सामने झुके और बोले, CEO सर,
प्रेरक बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है, मैंने आपकी तरफ से उसे अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। ये सुनकर नक्श ने प्रेरक की ओर देखा जो अनकंडीशन हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। मोदी साहब ने उसे इतना मारा था कि 2-3 दांत तो उसके टूट भी गए थे। प्रेरक सेंसिबल नहीं है और आप भी तो रीजनेबल नहीं है, आप दोनों में ही खोट है, नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। डायरेक्टर मोदी, मुझे अभी भी याद है कि आपने थोड़ी देर मुझसे पहले क्या कहा था। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही केबिन का दरवाज़ा खुला और फिर एक हट्टा कट्टा इंसान अपने गुंडों को लेते हुए केबिन के अंदर दाखिल हुआ। उन सभी के हाथों में बेसबॉल बैट थे। डायरेक्टर मोदी, क्या बात है, आपने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुला लिया? कौन है जिसने आपको प्रोवोक किया? बताइए, इसकी ज़िंदगी आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, मिस्टर नैनीवाल ने सीरियस टोन में कहा। मिस्टर नैनीवाल को देखकर मोदी साहब का चेहरा अब बहुत ही ज़्यादा सड़ गया था। ये शैतान भी इसी टाइम को आना था, आज तो मेरा मरना पक्का है। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? ये बोलते हुए मोदी साहब ने मिस्टर नैनीवाल के चेहरे पर भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मोदी साहब, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप मुझे क्यों मार रही हो? अपने चेहरे को कवर करते हुए मिस्टर नैनीवाल, तुम्हें अंदर आने के लिए कौन बोला? फिर मोदी ने नैनीवाल पर एक लाश से हमला किया। तुम्हें इतने सारे आदमियों को लाने के लिए कौन बोला? डायरेक्टर मोदी बस इतना चाहते थे कि नक्श उन्हें किसी भी तरह से माफ़ कर दे और वो इसके लिए पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। डायरेक्टर मोदी, आपको क्या हो गया? मिस्टर नैनीवाल रोने ही वाले थे, अब इसमें उनकी क्या गलती थी? ऐसे ही उन्हें प्रेरक का कॉल आया, वो अपनी फौज लेकर उनके लिए निकल पड़े थे। इस बीच उन्हें मोदी साहब का भी कॉल आया था, लेकिन अब मोदी साहब तो पूरी तरह से पलटी मार बैठे थे। मुझे कुछ नहीं हुआ, जल्दी से अपने आदमियों को लेकर निकल जाओ, डायरेक्टर मोदी ने जोशीले अंदाज में आदेश दिया। तभी मिस्टर नैनीवाल उठे और अपने आदमियों को लेकर उनके केबिन से बाहर निकल गए। मोदी साहब ने भी तुरंत ही अपने केबिन का दरवाज़ा लॉक कर दिया और इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, नक्श जैसी महान मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे। जब मोदी साहब अपने केबिन में आए तब वो बहुत ही रिग्रेंट थे, लेकिन अब तो उनके सारे एक्शन भी बदल गए। सीओ सर, मोदी साहब के कदम एक बार फिर नक्श की ओर बढ़े और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने नक्श से कहा, सीओ सर, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं चाहता था कि ये सब दोबारा हो। नक्श ने भी मोदी साहब के कंधे पर अपना हाथ रखा और थपथपाते हुए बोले। ये बोलने के बाद नक्श प्रेरक की तरफ बढ़ा और ज़मीन पर बैठकर बोला, मैनेजर साहब, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मेरे पैर कब पकड़ेंगे। सॉरी सीओ सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया, तुरंत ही प्रेरक ने कहा। लेकिन क्या प्रेरक की ये अपोलॉजी नक्श स्वीकार करेगा या फिर ये भी खेल ऐसे ही चलता रहेगा? आखिर नक्श होने के बाद भी मोदी साहब से अपने रिश्ते ख़त्म क्यों नहीं किए? इसके पीछे की क्या थी वजह? क्या अनिका से और नक्श का इंतजार नहीं होगा? क्या वो प्रेरक के कैबिन में आ जाएगी? क्या आज अनिका के सामने नक्श की असलियत बाहर आने वाली थी? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।